हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूं नेक्स्ट आईएएस अनुभव सेकंड के साथ आप लोगों का अनुभव बहुत ही शानदार रहा होगा। आज हम लोग अनुभव सेकंड के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिखाए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित की गई नदियां क्रम से हैं। देखिए, सामान्यतः यूपीएससी जो अपना पैटर्न में चेंज करता रहता है, तो हम लोगों को हमेशा यूपीएससी के बाउंसर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि अभी तक जैसे सामान्यतः हम देखेंगे तो यूपीएससी पूछता था कि भाई इस मुख्य नदी की कौन कौन सी जो सहायक नदियां हैं। इस तरह से हमसे शब्दों के आधार पर पूछा जाता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि लास्ट 1-2 साल से कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आए कि मैप के आधार पर हमसे नदियों के बारे में पूछा गया है। तो उसी के अनुसार हम देखें तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। मैप देखने के बाद हमें पता है कि ये भारत के जो उत्तरी क्षेत्र का नक्शा है और उत्तरी क्षेत्र में मुख्यतः सिंधु नदी जल तंत्र हमारा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके जो सबसे उत्तरी नदी सिंधु नदी जल तंत्र में जो प्रमुख नदी है वो अपने आप में सिंधु ही है। ठीक है, और जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो यह सतलज है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे जो आपके 3 नंबर की जो नदी है यह है चेनाब, और वहीं 4 नंबर की नदी आपकी झेलम। आइए इन नदियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो यह तिब्बत में भोकर चू दर्रे से उद्गम इसका होता है। ठीक है, वही हम बात करें सतलज की तो यह राकसताल जो कि हमारा मानसरोवर झील के पास यानी आपके तिब्बत क्षेत्र से है, तो ये राकसताल से उद्गम इसका होता है। ठीक है, यह उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद यह पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ एक मुख्य बात यह भी है कि जो भारत का प्रमुख बांध है यानी भाखड़ा नागल डैम बांध, वो आपका सतलज नदी पर ही स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं चेनाब। चेनाब को सामान्य रूप से चंद्रभागा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका ये एक दूसरा नाम है। इस नाम के पीछे कारण है कि यह मध्य हिमाचल प्रदेश के तांडी में 2 जलधाराओं जिसका नाम है, एक का चंद्र और दूसरी का भागा, चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से चेनाब का उद्गम होता है, तो इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाए। जैसे कि मैंने बताया कि यह संगम आपका हिमाचल प्रदेश के तांडी में होता है। ठीक है, हम देखते हैं। अब हम चलते हैं झेलम। झेलम कश्मीर घाटी का जो आपका दक्षिण पूर्वी भाग है वहां पर स्थित वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। यह श्रीनगर शहर के पास से होकर प्रवाहित होती है, साथ ही बुलर झील से होकर भी यह प्रवाहित होती है। ठीक है, हम बात करें तो आपकी जो सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम, ये आपके पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं। पंजाब जिसमें भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है। ये 5 नदियां हैं। तो जब ये नदियां आपस में मिलती हैं तो वहां पर यह पंजनद के रूप में जानी जाती है। हम जानते हैं यही पंजनद आगे चलकर मीठी वर्दी में सिंधु नदी में सम्मिलित हो जाती है और अंततः सिंधु नदी आपके अरब सागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये एक अतिरिक्त जानकारी यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के रेसी जिले में चेनाब के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जिसे चेनाब रेलवे पुल के नाम से जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई 359 यानी 359 मीटर है। यह न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में से एक है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं 1 से आपका सतलज, 2 सिंधु, 3 चेनाब और 4 से झेलम। सतलज, सिंधु, चेनाब और झेलम। तो इस तरह ऑप्शन ए
सतलज, सिंधु, चेनाब और झेलम आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में मानसून के जरिए एक बड़ी मात्रा में, जो भारत में अधिकांश जो वर्षा हम प्राप्त करता है भारत या भारतीय उपमहाद्वीप की हम पूरे की बात करें तो ये मानसून के जरिए ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। कथन एक, मध्य भारत में वर्षा मुख्य रूप से भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। देखिए, जब मानसून का आगमन होता है तो दक्षिणी और पश्चिमी दिशा से होता है, तो इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं। ठीक है। भारत में जब मानसून का आगमन होता है तो यह दो शाखाओं में विभाजित होता है। ठीक है। जिसकी पहली शाखा को हम अरब सागर की शाखा बोलते हैं और दूसरी शाखा को हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। जब यह बात करें हम अरब सागर की शाखा की, जब यह शाखा आगे बढ़ती है तो तीन भागों में विभाजित हो जाती है। पहला भाग आपका पश्चिमी घाट से टकराता है। ठीक है। और इसके टकराहट के साथ ही यह पश्चिमी घाट के पवनाभूमि, जिस साइड से आते हैं मानसून की पवने, उस साइड में पश्चिमी घाट की ढलान पर काफी बड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं। और जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है वह भी इसी शाखा से एक बड़ी मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो आपकी पहली शाखा यहां हो गई। जबकि अगर दूसरी शाखा की हम बात करें तो यह मुंबई के पास, मुंबई के उत्तरी तट से टकराती है। इसके बाद यह आपकी नर्मदा और तापी जो नदियां हैं उनकी घाटियों से होते हुए मध्य भारत में पहुंचती है। तो इसका एक मुख्य तथ्य यह है कि यह जो दूसरी शाखा है यह मध्य भारत में बड़े स्तर पर मानसूनी वर्षा कराती है। आगे चलकर यह भारत के उत्तरी मैदान में यह बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसमें विलीन हो जाती है। वहीं अगर हम आगे तीसरी शाखा की बात करें, जो अरब सागर की तीसरी उपशाखा होगी, यह आपके सौराष्ट्र गुजरात रीजन से टकराती है और आगे जब यह प्रवाहित होती है आपके राजस्थान में तो अरावली के समानांतर होने यह प्रवाहित होती है। तो इस वजह से राजस्थान में वर्षा, मानसूनी वर्षा काफी कम होती है, क्योंकि अरावली जो रेंज है वो लगभग इसके समानांतर आ जाती है। ठीक है। आगे जब हम चलती है तो यह आपके हरियाणा और पंजाब रीजन में यह उपशाखा आपकी जाकर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसमें सम्मिलित हो जाती है। और हरियाणा पंजाब के साथ साथ जो हमारा दक्षिणी हिमालय है, जो हमारा पश्चिमी हिमालय के जो भाग हैं वहां पर ये बड़ी मात्रा में वर्षा कराते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी मुख्य शाखा अर्थात बंगाल की खाड़ी की शाखा की। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा हमारी टकराती है म्यांमार के तट से और बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट से। यहां पर हम देखें तो अराकान पहाड़ियां जो हैं इस शाखा की बड़ी मात्रा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दिशा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि बंगाल और बांग्लादेश में हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आना चाहिए था, लेकिन यह दक्षिणी पश्चिमी दिशा की बजाय दक्षिणी पूर्वी दिशा से बंगाल और बांग्लादेश में मानसून आता है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी शाखा हमारे जो उत्तरी भारत के मैदान है उसमें बड़ी मात्रा में वर्षा कराते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर, मध्य भारत में वर्षा मुख्य रूप से भारतीय दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो कथन एक आपका सही नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि जो अरब सागर शाखा है उसकी उपशाखा जो बंबई के पास टकराती है उसके जरिए मध्य भारत में मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से होती है। ठीक है। तो कथन एक आपका सही नहीं है। कथन दो की ओर चलते हैं। अराकान पहाड़ियां, देखिए जब इस तरह के कथन एक और दो हैं तो इसमें हमें पता है कि कथन एक हमारा गलत है, तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कथन दो को देखते हैं। अराकान पहाड़ियां बंगाल की खाड़ी शाखा के एक महत्वपूर्ण भाग को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देती, जैसे हमने अभी चर्चा भी की थी कि अराकान की पहाड़ियां ही एक मुख्य भौगोलिक भूमिका यहां पर निभाती हैं और बंगाल की खाड़ी की शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भाग की ओर दिशा प्रदान करती हैं।
तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, देखिए हम जानते हैं कि यूनेस्को कुछ विरासत स्थल को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करता है, जिन्हें इस तरह से हम देखें तो विश्व के जो टूरिस्ट मैप है उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर के आने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या है कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ हमें विरासत के संरक्षण को भी बल प्रदान कर सकते हैं। हम बात करें अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और ये मेनली हमारे जो प्राचीन काल की चित्रकलाएं हैं उसमें मेनली जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकलाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ये जो वहां पर अजंता की गुफाओं को जो काटकर वहां पर गुफाएं बनाई गई हैं और उनके अंदर भित्ति चित्रकारी की गई है। ठीक है, मैकाल पर्वतमाला, नहीं मैकाल पर्वतमाला की हम बात करें तो इसको हम मैप के जरिए देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आपकी मैकाल रेंज है वह सतपुरा रेंज का पूर्वी आधार निर्मित करती है और यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि आपके महाराष्ट्र में, जबकि अजंता लगभग यहां पर आपके औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे तो हमारा जो पहला युग्म है वह सही नहीं है। अब दूसरे युग्म की ओर चलते हैं, चराई देव मैदान। ठीक है, चराई देव मैदान की हम अगर बात करें तो यह अहोम राजवंश के सवाधान, जो समाधान है यहाँ पर, ये उनकी अहोम राजवंश की अंत्येष्टि की विशिष्ट जो प्रक्रिया है, एक अनूठी प्रक्रिया होती थी। तो वहां पर जो राजवंश के जो सदस्य होते थे उनके लिए मैदान निर्मित किए जाते थे। ठीक है, हम इसको एक इमेज के जरिए देखेंगे। ये देखिए एक अहोम राजवंश के राजा का ये मैदान है, यानी यहाँ पर समाधान उसका किया गया है। तो मैदान इस तरह के, और हाल ही मैंने यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चराई देव मैदान पटकाई पर्वतमाला, युग्म 2 आपका सही है। चराई देव मैदान मुख्यतः आपके पटकाई पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भीमबेटका शैलाश्रय। हम जानते हैं भीमबेटका में हमें मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की चित्रकलाएं मिलती हैं। यह न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और अगर हम बात करें तो यह मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी भाग में विंध्य जो श्रृंखला है उसमें स्थित है, ना कि आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो इस तरह युग्म 2 भी आपका सही नहीं है। तो उपयुक्त युग्म में से कौन सा से सही सुमेलित है? तो बी आपका सही आंसर होगा, केवल 2। पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन हीट बैलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए कथन 1, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ताप लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में होता है। देखिए होता क्या है कि एक सामान्य सा फिजिक्स का रूल है कि कोई भी वस्तु है वो जितनी सापेक्षता जितनी गर्म होगी सापेक्षिक रूप से वह उतनी ही लघु तरंग दैर्ध्य के ताप को विकिरित करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो सूर्य सापेक्षिक रूप से गर्म है, तो जो सूर्य से आने वाली विकिरण है वो लघु तरंग दैर्ध्य की होती है। ठीक है, तो इस तरह स्पष्ट है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। तो कथन 1 आपका सही है। 2 की ओर चलते हैं। पृथ्वी द्वारा परावर्तित एल्बिडो दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, देखिए एल्बिडो किसी सतह की वो क्षमता है जिससे वह प्रकाश को परावर्तित करने की जितनी क्षमता रखती है उसे एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, लेकिन है क्या कि हम जानते हैं कि एल्बिडो जब परावर्तित हो रही है तो वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य की बजाय जिस तरंग दैर्ध्य से आई है, मतलब लघु से, तो उसी से होगी। तो इस तरह कथन 2 आपका सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथन 3 की ओर। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण के रूप में होता है। जैसे कि मैंने बात की, जब पृथ्वी जो सूर्य ताप को प्राप्त करती है तो उसके उपरांत धरती के गर्म हो जाने पर धरती भी एक विकिरण पिंड की भांति
कार्य करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि सापेक्षिक रूप से पृथ्वी कम गर्म होती है बजाय सूर्य के, तो यह दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में आपका जो विकिरण ताप का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सी ऑप्शन आपका केवल 1 और 3 सही होगा। देखिए यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह आदि, तो इनकी एक विशेषता होती है कि अगर लघु तरंगदैर्ध्य विकिरण है तो यह उसका अवशोषण नहीं करती, उसे पारगमित होने देती है। लेकिन अगर दीर्घ तरंगदैर्ध्य का आपका विकिरण है तो उसे वह अवशोषित करती है। तो यही कारण है कि पृथ्वी से जब सूर्य से लघु तरंगदैर्ध्य विकिरण आता है तो वे उसे अवशोषित नहीं करती हैं, लेकिन अगर पृथ्वी से द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण है तो वैसे अवशोषित करती है। यह हमारे पर्यावरण को एक जो गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह धरती के जीवन के लिए काफी आवश्यक तत्व है। लेकिन जब यह आवश्यक तत्व एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो यह हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज अगर हम वैश्विक ऊष्मन की बात करें तो उसका रीजन यही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पर्यावरण में अधिक मात्रा में हो गई है। तो इस तरह जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य विकिरण का अवशोषण है वो अधिक मात्रा में हो रहा है और वैश्विक ऊष्मन की हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही आंसर होगा। मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंगनीज की आर्थिक रूप से विशेष भूमिका होती है। मुख्य अगर हम बात करें तो आपका जो लौह और इस्पात उद्योग है उसमें मैंगनीज काफी महत्वपूर्ण जो एक खनिज होता है। ठीक है, यह लोहे को मजबूत बनाने में, हल्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जब हम बात करें तो जैसे ताप सह लोहा जो मतलब तापमान को सहने वाला लोहा होता है, स्टेनलेस स्टील आदि होते हैं, इनके निर्माण में मैंगनीज एक आवश्यक खनिज है। वहीं अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम को जो हल्का बनाने में और जंग रोधक बनाने में भी मैंगनीज एक आवश्यक खनिज है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जैसे शुष्क सेल बैटरीज हैं आपकी, उसके लिए, और पेंट उद्योग वगैरह के लिए, और कई मामलों में जल उपचार के लिए भी मैंगनीज आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। हम कथन 1 की ओर चलते हैं। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन आपका सही नहीं है। मैंगनीज के जो अगर हम सबसे प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो उसमें आपका दक्षिण अफ्रीका, गैबोन जो कि एक आपके अफ्रीकन देश या अफ्रीकन कंट्री ही है, और ऑस्ट्रेलिया आपके विश्व के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो इस तरह कथन 1 आपका सही नहीं है। कथन 2 की ओर चलते। भारत अपनी मैंगनीज आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः, देखिए इस तरह के शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। जब यूपीएससी इस तरह के शब्द देता है तो हमें अतिरिक्त सतर्क हो जाना आवश्यक होता है हमारे लिए। देखिए इसमें लिखा भारत अपनी मैंगनीज आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। अगर पूर्णतः नहीं रहता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन जब है पूर्णतः की बात करें, यह सच्चाई है कि भारत विश्व में मैंगनीज के प्रमुख आयातकों में से एक है, लेकिन हम पूर्णतः आयात पर निर्भर नहीं है। हम सीमित मात्रा में मैंगनीज हमारे देश में भी खनन किया जाता है। और इसमें अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है, ये भारत में प्रमुख मैंगनीज जो उत्पादन करने वाले हमारे राज्य हैं। तो इस तरह भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जहाज को अरब सागर से भूमध्य सागर तक जाना है। यदि वह सबसे छोटे समुद्री मार्ग से, यहां पे बात की समुद्री मार्ग से जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय उसके मार्ग में आएंगे? ठीक है, चलिए इसको एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। ये मुख्यतः मध्य पूर्व का मैप है। ठीक है, यहां पे आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर है, और यहां पे हम देखेंगे आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी है।
तो इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग होगा वह आपके गल्फ ऑफ एडन से होते हुए आपके स्वेज कैनाल तक जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर अडन की खाड़ी आएगी। ये देखिए यहां पर एक स्ट्रेट है यानी जल डमरू मध्य है जिसका नाम है बाब अल मंडेब। ठीक है, बाब अल मंडेब आपकी गल्फ ऑफ एडन यानी एडन की खाड़ी को आपके लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो हमारे रेड सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने पर यहां पर एक कृत्रिम रूप से नहर का निर्माण किया गया है और इस नहर का नाम है स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल। आप में से अधिकांश स्टूडेंट इसके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय उसके मार्ग में आएंगे? ठीक है, हमने बात की अदन की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर से अदन की खाड़ी होते हुए हम बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य यानी बाब अल मंडेब स्ट्रेट के जरिए लाल सागर में जाएंगे और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर को हमें पार करना होगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखें हमें अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य, लाल सागर और स्वेज नहर संबंधित जल निकाय को पार करना होगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल 2, 4, 5 और 6। आइए हम थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। यहां पर चर्चा की गई है होर्मुज जल डमरू मध्य और ओमान की खाड़ी की, तो इसको भी मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा होर्मुज जल डमरू मध्य है यह हमारा गल्फ ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान को, जो कि हमारे अरब सागर का ही एक उत्तरी पश्चिमी भाग है, उसको पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से कनेक्ट करता है। ठीक है, और जैसे कि हमने बात की गल्फ ओमान आपके हमारा जो सऊदी प्रायद्वीप है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग के पूर्व में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह गल्फ ऑफ अडन आपके ओमान और ईरान के बीच में है, और जबकि हम होर्मुज जल डमरू मध्य की बात करें तो यह आपके फारस की खाड़ी को आपके गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है, जो अंततः आपके अरब सागर से कनेक्ट होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्वेज नहर की हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं। स्वेज नहर जैसा कि मैंने बताया लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यह पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से भी कनेक्ट करती है। स्वेज नहर का निर्माण में मुख्यतः इसका जो निर्माण आरंभ हुआ था 1859 में हुआ था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक आपके फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जो एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और इसका निर्माण कार्य 1869 में पूरा हुआ था। ठीक है, वर्तमान में एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने में स्वेज नहर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अपरदन होने के लिए अपक्षय एक पूर्व शर्त है। देखिए, अपक्षय की अगर हम बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिनमें विभिन्न जलवायु एवं भौतिक तत्वों की क्रियाओं के कारण यांत्रिक विघटन और रासायनिक विघटन होता है। ठीक है, वहीं अगर हम अपरदन की बात करें तो अपरदन मतलब विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों, मृदा आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना है। देखिए, अगर अपरदन होता है अर्थात अगर अपक्षय होता है तो अपरदन में सहायता होती है, लेकिन यह कहना सही नहीं कि अपरदन होने के लिए अपक्षय एक पूर्व शर्त है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर अपक्षय होता है तो अपरदन प्रभावी रूप से होता है, लेकिन एक पूर्व शर्त नहीं है। तो इस तरह कथन 1 आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसी से हम लोग देख सकते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। देखिए, कथन 2 की हो जाता है अपरदन में चट्टानी मलबे का अधिग्रहण और परिवहन शामिल होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, अपरदन में चट्टानी मलबे, चट्टानों के भाग अथवा मृदा का अधिग्रहण और परिवहन शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से कथन डी मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र दिया गया है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र दिया गया है जिसमें 4 क्षेत्र
1, 2, 3 और 4 से अंकित हैं। उपयुक्त क्षेत्रों में से किसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो विभिन्न जलवायु और भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर हम बात करें तो भारत में वनों को मुख्यतः 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा, पर्णपाती वन। तीसरा, कांटेदार वन, जो मुख्यतः आपके शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं। चौथा, पर्वतीय वन, जो आपके मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों, जिसमें भी मुख्यतः हम बात करें तो हिमालय के क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। वहीं पांचवें की हम बात करें तो यह बेलांचली एवं दलदली वन होते हैं। ठीक है, इसको एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ये पहला पार्ट है, इसमें आपके सदाबहार वनों के दर्शाया गया है, जो आपके मुख्यतः आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में आपके सदाबहार वन है, और सदाबहार वनों की एक बड़ी संख्या आपके पूर्वोत्तर भारत में भी है। ठीक है, हम बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, तो ये भारत के अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः उत्तर का मैदान, ठीक है, आपका पूर्वी जो भारत का एक बड़ा भाग, मध्य भारत का एक बड़ा भाग, और दक्षिण में भी मुख्यतः आपके तमिलनाडु और आपके जो कर्नाटक के एक बड़े क्षेत्र में यह मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें पर्वतीय वनों की, तो आपके पर्वतीय वन मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर में अगर हम बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में यह पर्वतीय वन हमारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये मेनली आपके तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि हमें पता है कि बंगाल का जो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में जो इससे सुंदरवन है, वो विश्व के सबसे बड़े जो आपके मैंग्रोव वन है उनमें से, यानी मैंग्रोव यानी बेलांचली वनों में से एक है। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मुख्यतः जो शुष्क क्षेत्र हैं, जिसमें आपका गुजरात का भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग इसमें आता है, तो वहां पर आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन प्राप्त होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, उपयुक्त क्षेत्र में से किसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन आपका 2, जैसा कि अभी हमने देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह आपके तमिलनाडु, कर्नाटक का एक बड़ा भाग है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होने की संभावनाएं हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों पर चर्चा करें तो यह लगभग आपके ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर आपके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, और इसको मुख्यतः 2 भागों में अगर हम बांट लें तो इस तरह, अगर आपके 200 सेंटीमीटर से लेकर अगर 100 सेंटीमीटर तक आपके वर्षा किसी क्षेत्र में प्राप्त होती है, तो वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन होने की संभावनाएं होती है, जो मेनली आपके पूर्वोत्तर के भाग में, उड़ीसा आदि में आर्द्र पर्णपाती वन आपके प्राप्त होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो अगर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो वहां पर आपको शुष्क पर्णपाती वन प्राप्त होंगे। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन मेनली आपके उत्तरी मैदान के जो भागों में, मुख्यतः आपके बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन बी, क्षेत्र 2 आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण उत्पन्न करना है। देखिए, जब हम बात करें तो तरल तत्वों के, जिसमें आपके वायु हो अथवा जल हो, जब वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, तो वो बजाय एक सीधी रेखा में गमन करने के उनके मार्ग में एक विक्षेपण होता है। ठीक है, इसी विक्षेपण को हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं।
ठीक है, ये कोरियोलिस प्रभाव मेनली पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो जब कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है तो इसे वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या करने के लिए एक आभासी बल की कल्पना की जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी कोरियोलिस बल और कोरियोलिस प्रभाव के कारण जब तरल तत्व जिसमें आपके वायु और आपके जल है, जब उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण उत्पन्न करना है, नहीं, जैसे हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यह आपके दाईं ओर विक्षेपित होते हैं। हम इसको एक मैप के जरिए देखेंगे। ठीक है, देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जब ध्रुवों की ओर गमन करता है तो यह आपका कोरियोलिस प्रभाव के कारण वायु अथवा जो आपका जल है वह आपके दाईं ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो यह आपका बाईं ओर विक्षेपित होगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण उत्पन्न करना है। कथन एक आपका सही है, जैसा कि हमने बात की कि उत्तरी गोलार्ध में यह विक्षेपण दाईं ओर होगा। ठीक है, कथन दो, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। कथन ये भी आपका सही है, और अभी हमने बात की थी पृथ्वी के घूर्णन ही एक प्रमुख कारण है जिसके कारण कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो वायु भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सिर्फ आगे पीछे एक सीधी रेखा में ऊपर नीचे गमन करती, ना कि जिस तरह से अब कोरियोलिस प्रभाव के कारण वह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती। ठीक है, तो इस तरह स्पष्ट है कि कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, महासागरीय लवणता के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में महासागरों की ऊपरी सतह की लवणता अधिक है। देखिए, अगर हम बात करें महासागरों में लवणता के वितरण की तो मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी। ठीक है, हम बात करते हैं कि विषुवतीय क्षेत्रों में अगर हम वर्षण की बात करें वह अधिक होता है बजाय उच्च दाब वाले आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, तो वर्षण जो होता है आपके महासागरीय लवणता से ऋणात्मक संबंध रखता है, यानी जहां वर्षा अधिक होगी वहां पर लवणता कम होगी और जहां वर्षा कम होगी वहां पर लवणता अधिक होगी। तो हमें पता है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो इससे लवणता यहाँ पर कम होगी। दूसरा, अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है और जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम होता है। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होने का मुख्य कारण है यहाँ पर आर्द्र जलवायु की उपस्थिति। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण जो होता है यह आपके महासागरीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा से धनात्मक संबंध रखता है, अर्थात जहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर लवणता भी अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि वाष्पीकरण के कारण जल वायुमंडल में चला जाता है लेकिन लवण पीछे छूट जाते हैं, तो इसलिए वहां पर लवणता अधिक होती है। तो इस तरह अगर हम कथन एक की अगर हम बात करें तो उसके क्षेत्रों की तुलना में विषुवतीय रेखा में क्षेत्रों में महासागरों की ऊपरी सतह की लवणता अधिक है, तो कथन एक आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम कथन दो एक बार देख लेते हैं। वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी महासागरों की लवणता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि अभी हमने बात की कि वाष्पीकरण का हमारी लवणता से धनात्मक संबंध है, यानी वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी महासागरों की उस जगह की लवणता उतनी ही अधिक होगी, तो कथन दो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अन्य जो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं उनमें आपकी महासागरीय जलधाराएं तथा अलवणीय जल की जो उपलब्धता, जैसे कि मुख्यतः आपके नदियों के कारण वर्षा के कारण ये होती है, तो ये भी महासागरों में लवणता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। मखाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए है क्या कि अभी 2025
26 का बजट पारित किया गया। ठीक है, इसमें जो हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा मखाना बोर्ड की स्थापना के संबंध संबंध में चर्चा की गई और यह बिहार में स्थापित होगा। ठीक है, कथन एक, मखाना कमल के फूल का सूखा हुआ खाने योग्य बीज। नहीं, ये कमल के फूल का सूखा खाने योग्य बीज नहीं होता, बल्कि यह वाटर लिली, जिसे नील कमल भी बोलते हैं, उसका एक बीज होता है जो खाने के योग्य होता है। ठीक है, तो कथन एक आपका सही नहीं है। दूसरे की ओर चलते हैं, तो बिहार भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कथन दो आपका सही है। बिहार लगभग पूरे भारत के मखाना उत्पादन का लगभग आपका 90% उत्पादन आपके मखाना का बिहार में होता है। ठीक है, और साथ ही एक अतिरिक्त जानकारी यह भी है कि मिथिला मखाना जो है उसे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? बी, केवल दो आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन एक, मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको खाड़ी लूप करंट से प्रभावित होती है जो क्षेत्रीय मौसम प्रतिरूप और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखिए इसको एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं कि ये लूप करंट है क्या। ठीक है ना, ये देखिए सेंट्रल अमेरिका का एक मैप है। ठीक है, देखिए लूप करंट एक जो गर्म जलधारा है, ये जलधारा है जो ये तब उत्पन्न होते हैं जब कैरेबियन सी का जो गर्म जल है वो आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको में यूकाटन जो जल डमरू मध्य है उसके जरिए प्रवेश करता है। ठीक है, हम जानते हैं यूकाटन जल डमरू मध्य हमारा मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। ठीक है, जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। ठीक है, जब इसमें कैरेबियन सागर का गर्म जल प्रभावित होता है तो एक गर्म जल धारा के लूप में एक लूप करंट का निर्माण करती है। ठीक है, जो उत्तरी भाग में, जो मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक लूप रूप में निर्मित होती है। ठीक है, आगे जब यह आपके फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से होते हुए आपके गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, उसमें समाहित हो जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी लूप करंट से प्रभावित होती है जो क्षेत्रीय मौसम प्रतिरूप और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमने बात की, यह लूप करंट एक गर्म जलधाराएं होती है, तो यह जहां से प्रभावित होती है वहां के क्षेत्रीय मौसम, क्षेत्रीय जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। और यही कारण है कि क्षेत्र के साथ साथ ये वैश्विक जलवायु को भी वहां पर प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दूसरा बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए क्या होता है कि गर्म जल उस वहां पर उपस्थित हरिकेन के लिए ईंधन की तरह काम करता है। अगर कोई एक सामान्य तूफान भी है, अगर वह इस लूप करंट के पास से होकर गुजरता है तो इससे ऊष्मा प्राप्त कर उसके बड़े चक्रवाती तूफान में, बड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवात में परिवर्तित होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह आपका कथन एक सही है। ठीक है, कथन दो, पनामा नहर के जल गतिकी का आसपास के महासागरों के लवणता स्तर और परिसंचरण पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हम पनामा कैनाल की स्थिति को देखें, ठीक है, तो ये पनामा देश में यह स्थित है। ठीक है, जो आपके कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। इस प्रकार मुख्यतः अटलांटिक महासागर को यह आपके प्रशांत महासागर से जोड़ती है और आपके इन दोनों ही महासागरों के बीच परिवहन और व्यापार का एक मुख्य मार्ग यह है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन दो, पनामा नहर के जल गतिकी का आसपास के महासागरों के लवणता स्तर और परिसंचरण पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। देखिए पनामा नहर कुछ जल का आदान प्रदान करती है आपके अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, लेकिन यह इतना निम्न छोटा है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के वृहद जो आकार को देखते हुए एकदम नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह कथन दो भी आपका सही है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, हम चलते हैं 93। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी आर्कटिक
में अंटार्कटिक की तुलना में अधिक प्रमुख है। ठीक है, देखिए हमें कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में पहले जानना होगा। जो हमारा आर्कटिक है यह मुख्यतः एक महासागर है जो एक बर्फ की एक पतली परत से लगभग 12 मासी ढका रहता है। ठीक है, और वहीं हम अपने अंटार्कटिक की बात करें तो यह एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, और इसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत होती है। यह अपने चारों ओर से जो आपकी समुद्रीय जो बर्फ है उनसे और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बात की कि आर्कटिक मुख्यतः एक महासागर है जो अपने आसपास की स्थितियों से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह अपने आसपास की जलवायु से प्रभावित होने की आर्कटिक की क्षमता अधिक है बजाय अंटार्कटिक के तुलना में। ठीक है, और है क्या कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी से आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ की पतली परत है वह पिघल रही है। ठीक है, तो जो अल्बीडो प्रभाव है उस परत का, अल्बीडो प्रभाव से तात्पर्य है किसी परत का जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता से। अब जब बर्फ कम होती है तो जो अल्बीडो प्रभाव कम होता है और उससे क्या है कि जो वहां की जो जल अथवा वहां की वायु के गर्म होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से एक लूप प्रतिक्रिया बन जाती है। जो आर्कटिक की अ, जो आर्कटिक की बर्फ परत है वो पिघल रही है और उसके पिघलने के कारण ऐसी लूप प्रतिक्रिया बन रही है कि उससे और अधिक जो महासागरीय जल, जो आर्कटिक महासागर का आर्कटिक सागर का जो जल है वह और उसके वायुमंडल की वायु गर्म होने की संभावना और ज्यादा बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह कथन एक आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी अधिक प्रभाव डाल रही है। ठीक है, और जैसा कि मैंने चर्चा की अल्बीडो प्रभाव का कम होना वहां पर एक महत्वपूर्ण जो भूमिका यहां पर निभा रहा है। ठीक है, कथन दो, आर्कटिक की तुलना में अंटार्कटिका में ओजोन क्षरण अधिक गंभीर है। ठीक है, देखिए कथन आपका सही है। अंटार्कटिका में जो ओजोन क्षरण है वह अधिक है। देखिए क्या है कि ओजोन क्षरण के अधिक होने का अंटार्कटिका में जो कारण है वहां पर बहुत कम तापमान का होना है। यह जब सर्दी का मौसम आता है तो वहां पर समताप मंडल में यानी अंटार्कटिका के समताप मंडल में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स पीएससी का निर्माण होता है। जब समताप मंडल में पीएससी यानी ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण होता है तो वह वहां एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जहां पर आपके जो ओजोन क्षरण को ओजोन जो गैस है उसको क्षरण करने वाले जो तत्व हैं जैसे ब्रोमीन वगैरह उनकी उपस्थिति अधिक हो जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आर्कटिक की तुलना में अंटार्कटिका में ओजोन क्षरण अधिक गंभीर है। यह आपका कथन सही हो जाता है। ठीक है, अब कथन तीन की ओर चलते हैं। आर्कटिक एक मजबूत बर्फ अल्बीडो प्रतिक्रिया प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे जैसे बर्फ का आवरण घटता जाता है गर्मी में तीव्रता आती है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। तो यह कथन भी आपका सही है। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी कि बर्फ का जो अल्बीडो प्रभाव है कम हो रहा है, इस वजह से आर्कटिक में जो गर्मी है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी वह नकारात्मक प्रभाव अधिक डाल रही है। ठीक है, कथन चार, अंटार्कटिक के समताप मंडल का लंबे समय तक निम्न तापमान ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादलों के निर्माण को बढ़ावा देता। तो कथन चार भी आपका सही है। देखिए ये एक यहां पर अगर ऑप्शन की बात करें तो विभिन्न प्रकार एक अलग प्रकार के ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, हम आते हैं एक, दोनों कथन एक और दो सही है और कथन तीन और चार क्रमशः उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें कथन एक सही है। ठीक है, और सही होने का कारण अभी हमने बताया कि मजबूत बर्फ अल्बीडो प्रतिक्रिया प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है, तो इस तरह कथन एक सही है और कथन तीन इसकी सही व्याख्या करता है। कथन दो की हम बात करें तो हमने बताया था ओजोन क्षरण अधिक गंभीर है और उसका कारण है ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादलों की उपस्थिति। तो इस तरह कथन दो भी सही है और वह कथन चार कथन दो की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यह मुख्यतः आपके जो उत्तरी ध्रुव और यहां पर आपके आर्कटिक ओशन की लोकेशन है। ठीक है, और वहीं हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो इसमें यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। ठीक है,
सेशेल्स, मॉरिशस और मालदीव। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक मैप के जरिए देखते हैं हिंद महासागर के, ठीक है। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अगर हम मालदीव की बात करें तो ये भारतीय जो मुख्य भूमि है उससे ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे उत्तरी क्षेत्र में आपका मालदीव ही है, ठीक है। हम सेशेल्स की बात करें तो यह आपके यहाँ पर स्थित है और लगभग केनिया से यह केनिया के यह लगभग 1600 किलोमीटर पूर्व में आता है और वहीं मेडागास्कर के उत्तरी पूर्व में यह स्थित है, ठीक है। वहीं अगर हम मॉरिशस की बात करें तो यह मेडागास्कर के पूर्व में एक अफ्रीकन देश है, ठीक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि अगर उत्तर से हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस स्थित है। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है, ठीक है। तो आपका मॉरिशस आपके सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मालदीव आपके सबसे उत्तरी में स्थित है और सेशेल्स आपके मध्य में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह आपका 3, 1 और 2 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के निम्नलिखित 2 संरेखणों विन्यासों पर विचार कीजिए, ठीक है। दिए गए संरेखणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उच्च ज्वार की ऊंचाई संरेखण वन में सामान्य से अधिक होगी। देखिए यहाँ पर जो ज्वार की चर्चा की जा रही है, हम जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति के कारण धरती पर उच्च व निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं धरती में, महासागरों में, ठीक है। और महीने में कम से कम 2 बार स्थिति ऐसी बनती है जब ये तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा संरेखण में यानी एक सीधी लाइन में होते हैं, तो तब उच्च ज्वार की क्षमता बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये दोनों ही स्थिति में यह तीनों संरेखण में है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की, जब तीनों एक सीध में होते हैं, संरेखण में होते हैं, तो उच्च ज्वार की संभावनाएं अधिक होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी, दोनों संरेखणों में उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। सो सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद। देखिए प्रीलिम्स आप लोगों का नजदीक आ रहा है और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट को लगाना, ठीक है। मॉक टेस्ट ही आपको वो दिशा प्रदान करेंगे जो आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स में आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी को लेकर जाना है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।